Hello class, good morning. Hello. Good morning, sir. Morning, sir. Good Good morning morning, class. sir. ठीक है सभी लोग? Everyone is good. Yes, sir. चलिए बढ़िया है, सभी लोग सही रहिए, सेफ रहिए बस। ये पेज विजुअल है ना सभी को क्लास? UML क्लास डायग्राम, जावा टी पॉइंट। बताइए, अगर आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो चैट बॉक्स में कम Yes, से कम, sir. हाँ तो चैट बॉक्स में कम से कम यस और नो लिख दिया करिए, ठीक है? दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर नहीं बोलना है, किसी को माइक अपना अनम्यूट नहीं करना है, तो अपना चैट में भी यस नो ये लिख सकते हैं जो भी हम पूछ रहे हैं, ठीक है? इतना इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? आज क्लास डायग्राम देखते हैं कि क्लास डायग्राम क्या होता है और कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है? ये सब इसका कंटेंट है जो कि हम लोग को देखना है, ठीक है? इसका क्लास डायग्राम की PDF भी उसमें है अवेलेबल गूगल क्लासरूम में, तो वहाँ से भी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का भी हम अभी लिंक दे देंगे क्लास के बाद, तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा जहाँ से भी आपको सही लगे, आसान लगे पढ़ने के लिए, ठीक? तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्लास डायग्राम डिपिक्ट्स अ स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है? ये कि किसी भी सिस्टम का एक स्टैटिक व्यू शो करता है। स्टैटिक व्यू का मतलब ये है कि हम कोई सिस्टम कैसे डील करेगा, मतलब कोई भी जो सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और वो किन किन और चीज़ों से जुड़ा हुआ है, किन किन और लोगों से वो जुड़ा हुआ है। जैसे जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि स्टैटिक व्यू का मतलब एक क्या है, ठीक है? एक ओवरव्यू दिखाएगा, जैसे इसमें एक कस्टमर और एक रेस्टोरेंट सिस्टम का एक और दिया गया है क्लास डायग्राम में, तो किस तरीके से बनाए, इसी को स्टैटिक व्यू बोलते हैं। रनिंग व्यू नहीं है, सिर्फ स्टैटिक व्यू। रनिंग व्यू का मतलब है कि हम किसी बीच के पार्ट को उठा लेंगे, ठीक है? रनिंग व्यू का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो एट द मोमेंट किस पॉइंट पर पहुंची है, तो उसका रनिंग स्टेटस हो जाता है। जैसे अगर कोई भी चीज़ 1 से लेकर 10 पॉइंट्स तक मूव कर रही है, तो 1 2 3 4 इन पॉइंट से लेकर के 10 तक अगर वो पास हो रही है, तो पूरा होल सिस्टम क्लास डायग्राम क्या शो करेगा, 1 to 10, ठीक है? और जो एक अगर हम, ये हमारा स्टैटिक व्यू हो गया, और अगर हम डायनेमिक व्यू या इंस्टेंस व्यू की बात करें, तो एट अ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो किस पॉइंट पर उस समय पहुंचा है, तो उसका एक इंस्टेंस व्यू हो जाता है। मतलब रनिंग सिस्टम का कोई भी एक इंस्टेंस ले लिया जाता है, तो वो होता है उसका रनिंग सिस्टम या डायनेमिक सिस्टम, ठीक है? इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिजाइडिंग इन द सिस्टम एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। क्लास कंसिस्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इट में इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लासेस। मतलब कि जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं, तो कोडिंग के थ्रू करते हैं। अलग अलग कोड में क्या करते हैं, जैसे जावा में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सटेंट्स लिखते हैं, है ना? और C++ में भी हम लोग कुछ लिखते हैं, इनहेरिट लिखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम कोड वाइज चीज़ें बदल जाती हैं। क्या किसी कोड में अगर हम कोडिंग अगर करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके सिंटैक्स वाइज चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन जब हम डायग्राम के थ्रू बात करते हैं तो डायग्राम में सिंबल से काम होता है। तो उन सिंबल्स का मतलब वही होता है कि अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो हम कैसे इसको दिखाएंगे, ठीक है? और अगर हम कोई और रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे शो करेंगे। तो बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज वो सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। A class diagram is used to visualize, describe, document various
different aspects of the system and also construct executable software code. किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम उसका एक डायग्राम बनाते हैं। मतलब डायग्राम का मतलब क्या होगा, रफ स्केच तैयार करना कि वो कैसे बिहेव करेगा, क्या उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या उसमें मॉड्यूल्स होंगे, तो उन चीज़ों को हमें इसमें शो करना होता है। ठीक है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब ये कि पहले हम किसी भी सिस्टम का एक व्यू बनाते हैं, एक मॉडल टाइप में उसको हम शो करते हैं, रफ वर्क या रफ स्केच आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रॉपर एग्जीक्यूटेबल हो जाता है, फिर हम उसको कोड करते हैं कि अब इसमें आगे और कुछ नहीं बनाना है। तो जो भी डेवलपमेंट टीम में जो भी टीममेट्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, वो अपना काम करते हैं फिर इसको आगे आगे कैसे प्रोसीड करना है, कोड को ले इस डायग्राम को लेकर के कैसे कोड करना है। It shows the attributes, classes, functions, and relationships to give an overview of the software system. It constitutes class name, attributes, and functions in a separate compartment that helps in software development. यानी कि it constitutes class names, attributes, and functions in a separate compartment. यानी कि जैसे जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो लिखते हैं क्लास फिर स्पेस देन क्लास का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर उसके कुछ डेटा मेंबर्स लिखते हैं, वेरिएबल्स मतलब, और फिर फंक्शंस लगाते हैं। उन्हीं को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही सब यहाँ इसमें होता है कि इन ए सेपरेट कंपार्टमेंट, यानी कि एक ब्लॉक डायग्राम होता है, ब्लॉक, उसके अंदर हम लोग इस सबको रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, कंस्ट्रेंट, इट इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, ये सभी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसलिए इसको एक स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर इसको लेते हैं। इसका पर्पस क्या है? इट एनालाइजेस एंड डिजाइंस it analyzes and designs a static view of an application. It describes the major responsibilities of a system, मतलब सिस्टम कैसा वर्क करेगा, उसकी कौन कौन से रोल्स हैं, कितने उसके मॉड्यूल्स हैं, ये सब उसको शो करता है क्लास डायग्राम। इट इज बेस फॉर कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, यानी कि जो कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग क्लास डायग्राम की मदद से बना सकते हैं। तो क्लास डायग्राम एज ए बेस की तरह डील करता है कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम के लिए। इट इनकॉर्पोरेट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब वही है कि कोड, ये किसी भी ब्लॉक डायग्राम से कोडिंग करना, और रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, कोड से लेकर के उसको वापस ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करना। ठीक है। बेनिफिट्स हैं इससे कुछ, इट कैन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। इट रिड्यूसेस द मेंटेनेंस टाइम बाय प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ हाउ एन एप्लीकेशन इज स्ट्रक्चर्ड बिफोर कोडिंग। मतलब कि ये कि फुल सिस्टम को कोड करने से पहले वो कैसा दिखेगा, मतलब उसमें कौन कौन से हम क्लासेस बनाएंगे, कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, तो उसका एक पूरा एक ओवरव्यू देता है कि उनके बीच अगर कई सारी क्लासेस है तो उनके बीच कैसा रिलेशनशिप होगा, एसोसिएशन होगा, मल्टी कंपोजिट होगा, इनहेरिटेंस होगा। तो उन सबको ये शो करता है एक ही बार में। हम एक ही बार में इस क्लास डायग्राम से जान सकते हैं कि सिस्टम हमारा कैसा है और कैसा वर्क करेगा। It provides a general schematic of an application for better understanding. It represents a detailed chart by highlighting the desired code which is to be programmed. It is helpful for stakeholders and developers. Developers के लिए ही ज़्यादा important है, क्योंकि इसी से ही वो अपना कोड करें। क्योंकि कोई भी जैसे प्रोग्राम बनता है, कोई भी मतलब कोई भी जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही क्लास डायग्राम स्टार्ट किया जाता है कि सिस्टम कैसा हमारा वर्क करेगा, क्या क्या हम चीज़ें इसमें इनपुट कर सकते हैं कि हमको उसमें डिजायर्ड आउटपुट मिले, कौन सी चीज़ों को हमें पब्लिक में रखना है, कौन सी चीज़ों हमें प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स में रखना है, विजिबिलिटी में। उन सब चीज़ों को, इन्हीं सब चीज़ों को देख करके ही डेवलपर जो है वो कोड करता है। अगर यही क्लास डायग्राम आप किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है। चाहे तो जावा में कोड किया जा सकता है, चाहे तो C++ में, चाहे तो और भी जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें इसको कोड कर सकते हैं। ठीक है। तो बस कोडर का काम ये होता है कि उस प्रोजेक्ट को जिस भी लैंग्वेज में डील करना है उसमें उसको कोड करना, और बाकी जो ये मॉडलिंग का काम होता है ये अलग टीम मेंबर्स का है, कि जिसमें हम ये दिखाते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है। कुछ इसके बनाने के तरीके हैं कि कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे। तो द क्लास डायग्राम इज मेड अप ऑफ 3 सेक्शंस। एक कंपार्टमेंट होता है, बॉक्स होता है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास डायग्राम एक बनता है। अब उसके किस पार्ट में क्या क्या रखते हैं, वो ये है कि जैसे अपर सेक्शन है, द अपर सेक्शन इनकम्पासेस द नेम ऑफ द क्लास। यानी कि जो भी हमारा अपर सेक्शन है उसमें हम क्या लिखते हैं, नेम रहता है क्लास का। ठीक है। सबसे पहले वाले सेक्शन में क्लास का नाम रहता है। A class is a representation of similar objects that share the same relationships, attributes, operations, and semantics.
सम ऑफ द फॉलोइंग रूल्स दैट शुड बी टेकन। कुछ रूल्स होते हैं क्लास का नाम लिखने के लिए, जैसे द कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ द क्लास नेम। क्लास का नाम का जो भी है, जैसे कि यहाँ पे ये क्लास का नाम अगर इस तरह से बनाते हैं, ये जैसे एक है, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और यहाँ पे इसके 3 कंपार्टमेंट, 3 पार्ट इसके बना दिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये अपर है, फिर मिडिल है और फिर लास्ट का होगा, ये अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन और लास्ट का सेक्शन। तो अपर सेक्शन में क्या कह रहा है, क्लास का नाम आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और नेम में क्या होगा, पहला सेक्शन, पहला जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है, इस तरीके से। Capitalize the initial letter of the class name. Place the class name in the center of the upper section. A class name must be written in bold format. जो भी हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे वो बोल्ड फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर द क्लास नेम ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड बी रिटन इन इटैलिक्स फॉर्मेट। कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, और ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते हैं इसको भी हम लोग आखिरी में देखेंगे जब हम लोग कोडिंग से डील कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें भी एक टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन का, तो उसमें ये शो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास का नाम यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। मिडिल सेक्शन में क्या लिखते हैं, द मिडिल सेक्शन constitutes the attributes which describe the quality of a class. Attributes are written with its visibility factors which are public, private, protected and packaged, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेटा मेंबर्स लिखते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया। अब वो किस विजिबिलिटी के साथ है, विजिबिलिटी का मतलब जैसे पब्लिक हो गया, तो पब्लिक अगर है तो प्लस इंट, ठीक है, प्राइवेट है तो माइनस इंट, प्रोटेक्टेड है तो हैश इंट, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग कम से कम ही करते हैं पैकेज का, ये रेयरली यूज करते हैं। मेन जो होते हैं वो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड का, ठीक है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन एट्रीब्यूट क्लास इज इलस्ट्रेटेड बाय द विजिबिलिटी फैक्टर्स। इस तरीके से हम एक्सेसिबिलिटी इसको सेट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी फैक्टर या विजिबिलिटी फैक्टर बोल सकते हैं, या एक्सेस स्पेसिफायर बोल सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को, ठीक है। लास्ट में क्या है, लोअर सेक्शन, जैसे ये दिखाया गया है लोअर सेक्शन। द लोअर सेक्शन कंटेन्स मेथड और ऑपरेशंस, यानी कि जो भी हम डेटा मेंबर फंक्शंस बनाते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो सबसे लास्ट वाले पार्ट में इसमें हम लोग लिखते हैं। द मेथड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट वेयर ईच मेथड इज रिटन इन सिंगल लाइन। इट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ अ क्लास इंटरेक्ट्स विद डेटा। इस तरीके से सबसे पहले कंपार्टमेंट क्लास नेम होता है, ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं और फिर होता है मेथड्स इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर 2 क्लासें हैं या 2 एट्रीब्यूट्स हैं या 2 ऑब्जेक्ट्स, हम उनको कैसे लिंक करेंगे, तो उनके लिए रिलेशनशिप्स है। रिलेशनशिप जैसे हम लोग पहले भी क्लास में, पिछली क्लास में देख चुके थे, तो एक बार इसमें फिर से देख लेते हैं। इन यूएमएल रिलेशनशिप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन और एसोसिएशन। ये 3 होते हैं मेन। अब एसोसिएशन के बाद मल्टीप्लिसिटी होता है, ये इसका पार्ट है, फिर ये एग्रीगेशन इसका पार्ट है, कंपोजिशन इसका पार्ट है। तो इस तरीके से कुछ इसी में से ही निकल के आए, लेकिन जो मेन होते हैं 3 वो होते हैं डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन और फिर एसोसिएशन, ठीक है। डिपेंडेंसी क्या होती है, जब कुछ चीजें आपस में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे डिपेंडेंसी इज ए सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्लासेस वेयर अ चेंज इन वन क्लास कॉज चेंजेस इन अनदर क्लास। यानी कि अगर एक क्लास में चेंज करें तो दूसरी क्लास अपने आप चेंज हो जाएगी। इट फॉर्म्स अ वीकर रिलेशनशिप। ये वीक रिलेशनशिप होता है कि अगर हम एक को बदलें तो दूसरा बदल जाएगा। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी। अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पे ए है, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी उसकी, या स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे इसका मान लेते हैं जैसे एक नेम है ए, ठीक है, उसका रोल नंबर हो गया 01। अब अगर हम स्टूडेंट का नाम बदलेंगे तो उसकी आईडी बदलेगी, मान लीजिए दूसरा स्टूडेंट क्या है बी है, ठीक है, इसकी आईडी भी कुछ भी हो सकती है, 02 हो सकती है। अब अगर हम इस यहाँ फिर से बदलें सी, तीसरा स्टूडेंट, तो इसकी आईडी 03 हो सकती है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंसी है ये, एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, एक चेंज होगा तो दूसरा भी अपने आप चेंज होगा, ठीक है। तो एक वीकर रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल है इसका स्टूडेंट नेम, कुछ भी आपको अगर ये एग्जाम्पल सही लगता है तो ये भी, नहीं तो अगर कोई और जो आसान लग रहा है उसको भी इसकी जगह लिख सकते हैं। शो करने के लिए डैश्ड लाइन से इसको शो करते हैं, डॉटेड लाइन से, तो कह रहे हो वीक रिलेशनशिप है इस वजह से, ठीक है। इसको हटाते हैं।
फिर नेक्स्ट है इसमें जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन A generalization is a relationship between a parent class in a superclass or base class and a child class or subclass. In this, the child class is inherited from the parent class. मतलब कि इसमें इनहेरिटेड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जैसे बताया था कि जनरलाइजेशन चीज़ों को जनरल करना, ठीक है, जैसे कि एक टॉप टू बॉटम होता है और एक बॉटम टू टॉप रिलेशनशिप होता है। तो जो जनरलाइजेशन होता है तो चीज़ों को जनरल बनाना, मतलब कि ये बॉटम टू टॉप रिलेशनशिप होता है। और स्पेशलाइजेशन क्या होता है? टॉप टू बॉटम, ठीक है, स्पेसिफिक करते जाना। जैसे बैंक अकाउंट अगर हम बात करें तो अकाउंट कई तरीके से हो सकते हैं, करंट, सेविंग, क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो जितनी हम डिटेल करते जाएंगे वो हमारा स्पेसिफिकेशन होता जाएगा, और जितना हम डिटेल से और ऊपर बढ़ेंगे उसको एक कंक्रीट में लेंगे तो वो हमारा एक जनरलाइजेशन फॉर्मेट हो जाता है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एरो के थ्रू। नॉर्मल अगर सिंगल है तो उसको नॉर्मल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो बनाया और यहाँ पे एक क्लास लिख दी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 3 है तो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, मतलब कि बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास बनी होगी। उसके बाद करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, ये तीनों क्लासें बनी होंगी और ये सभी क्लासेस बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे होगी क्लास बैंक अकाउंट, ठीक है, ये कुछ होगी। इसके बाद होगी यहाँ पे क्लास करंट, ठीक है, ये इनहेरिट करेगी क्लास बैंक को, ठीक है, इस तरीके से। क्लास सेविंग्स बनी होगी वो भी इनहेरिट करेगी, क्लास क्रेडिट अकाउंट बना होगा वो भी इसको इनहेरिट करेगा बैंक अकाउंट को, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन एक रिलेशनशिप होता है। फिर नेक्स्ट इसमें एसोसिएशन। इट डिस्क्राइब्स अ स्टैटिक और फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल कनेक्शन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स अ स्टैटिक और फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। इट डिपिक्ट्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन द रिलेशनशिप। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया डिपार्टमेंट और क्लास, यानी कि डिपार्टमेंट कॉलेज से एसोसिएटेड है, ये दोनों एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विद द कॉलेज, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या है? इट डिफाइंस अ स्पेसिफिक रेंज, मल्टीप्लाई करना, of allowable instance of attributes in case if a range is not specified one of considered to be default multiplicity। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि जब एक से ज़्यादा हमें कुछ शो करना होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच का रिलेशनशिप मल्टीप्लिसिटी में। तो यहाँ स्टार का मतलब क्या है? मैनी, ठीक है। हॉस्पिटल हैज़ मैनी पेशेंट्स, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट और कॉलेज का बना सकते हैं। यहाँ पे तकिए स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज, ये कॉलेज हो गया। तो कॉलेज हैज़ मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ शो कर सकते हैं कॉलेज हैज़ मैनी स्टूडेंट्स। तो चाहे तो स्टूडेंट कॉलेज का ही बना सकते हैं, चाहे तो हॉस्पिटल और पेशेंट का, जैसा भी सही लगे। या बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स का ही बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक करना होता है, जैसे कोई रेंज दिखानी है, जैसे 1 2, जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में एक फिक्स कोई कॉलेज है तो उसमें कुछ 500 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 to 500 इस तरीके से हम यहाँ रेंज दिखा सकते हैं, 1 to 500, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ रेंज भी दिखा सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर भी दिखा सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे फिक्स सीटें होती हैं किसी ब्रांच में स्टूडेंट्स के लिए, तो हम फिक्स नंबर भी दिखा सकते हैं 10 या 100 टाइप से करके, ठीक है, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। फिर एग्रीगेशन है। एन एग्रीगेशन इज अ सबसेट ऑफ एसोसिएशन, ये इसका ही एक पार्ट है, ठीक है, एसोसिएशन का ही पार्ट है, एग्रीगेशन इसका सबसेट है, इसी से ही निकल के आया है। विच रिप्रेजेंट्स हैज़ अ रिलेशनशिप, ये हैज़ ए रिलेशनशिप पर फोकस करता है। इट इज़ मोर स्पेसिफिक देन एसोसिएशन, इट डिफाइंस पार्ट, होल और पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, पार्ट ऑफ, ठीक है। कंपनी हैज़ अ एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। In this kind of relationship, the child class can exist independently of its parent class। Independent relationship होता है, जैसे डिपेंडेंसी माना क्या था? ये था डिपेंडेंट था, ठीक है, एक को चेंज करेंगे दूसरे को भी चेंज हो जाएगा अपने आप। तो इसी तरह एग्रीगेशन क्या होता है? इसका रिवर्स होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। द कंपनी encompasses a number of employees and even if one employee resigns the company still exist, ठीक है। द कंपनी हैज़ ए एम्प्लॉय, यहाँ बीच में हम हैज़ ए लिख सकते हैं, कंपनी हैज़ ए
एम्प्लॉय, ठीक है। कंपोजिट, द कंपोजिशन इज अ सबसेट ऑफ एग्रीगेशन, ये इसका एक पार्ट है कंपोजिशन। इट पोर्ट्रेट्स द डिपेंडेंसी बिटवीन द पेरेंट एंड इट्स चाइल्ड, which means if one part is deleted then other part also gets deleted या discarded. It represents a whole part relationship. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक को डिलीट कर देंगे तो दूसरी चीजें अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बुक हैज कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट बुक हैज कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब इसमें से अगर हम कॉन्टैक्ट बुक को डिलीट कर देंगे तो कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर देंगे तो कॉन्टैक्ट बुक का एग्जिस्टेंस फिर भी रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये एक कंपोजिट है कि वो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट होता है कि अगर हम इसको अगर हम डिलीट कर देंगे कॉन्टैक्ट बुक को तो कॉन्टैक्ट अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे, उनका अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट बुक कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स एंड इफ यू डिलीट द कॉन्टैक्ट बुक ऑल द कॉन्टैक्ट्स विल बी लॉस्ट, ठीक है। ये तो उसके मेन नॉर्मल चीज़ें थी, जैसे हम कनेक्शन करेंगे किसी भी क्लास में, कनेक्टिविटी कैसे करेंगे क्लास डायग्राम में, उसकी चीज़ें थी। अब कैसे इसको बनाएंगे क्लास डायग्राम, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। और इसमें कुछ देखें, सम की पॉइंट्स आर टू डिस्क्राइब द कंप्लीट एक्सप्लेन डिस्कस जस्ट मीनिंग क्लास ऑफ रेगुलेशन नॉलेज एडवांस, ये सब नहीं है, ये मेन चीज़, ठीक है। ये डायग्राम अगर फिर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसे इसको थोड़ा सा बताते हैं, जैसे कस्टमर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कस्टमर एक क्लास का नाम है। कस्टमर के बाद क्या करेगा, ये इसका नाम होगा स्ट्रिंग और उसका एड्रेस होगा। माइनस माइनस का मतलब क्या है, ये प्राइवेट रिलेशनशिप है, ठीक है। प्राइवेट यूजिबिलिटी सेट करी हुई है नेम और स्ट्रिंग की, मतलब नेम और एड्रेस की, ठीक है। फिर ऑर्डर है, ऑर्डर में भी कुछ इसमें दिया हुआ है कि डेट ऑर्डर की और ऑर्डर की स्ट्रिंग, ऑर्डर का स्टेटस क्या है, मतलब वेटिंग में है या कंटिन्यू में है, इस तरीके से आप दे सकते हैं, जो भी इसकी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं, टोटल, सब टोटल, टैक्स, टोटल, टोटल वेट, इस तरीके से करके इसमें कुछ डिफाइन किया गया है। अब इसमें क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर हैज़ ऑर्डर डिटेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डायमंड शेप है हॉलो, तो क्या होगा यहाँ पे ऑर्डर हैज़ ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, क्वालिटी होगी। ऑर्डर डिटेल में क्या है, सब टोटल, वेट, उसका टैक्स, कुछ चीज़ों को यहाँ से भी ये इनहेरिट करेगा। आइटम्स में ऑर्डर डिटेल्स एट मेनी आइटम्स, ठीक है। कोई भी एक ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो उसमें कई सारी कुछ उसमें जो भी मेन्यूज होते हैं, मेन्यू होता है, उसको कंटेन करेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद पेमेंट का इन्होंने बनाया है। पेमेंट का मतलब, पेमेंट में तीन चीज़ें दे दी गई, कैश, चेक और क्रेडिट से, ये तीनों ही पेमेंट की कैटेगरी में आएंगे, तो उसको इनहेरिट में डाल दिया है। ये डायग्राम ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ये एक दूसरा डायग्राम भी है, ये डायग्राम है इसका, ठीक है। ये ज़्यादा आसान है। ये भी वही है, ऑर्डर रेस्टोरेंट का है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें क्या किया गया है, जैसे कस्टमर है, उसको एक क्लास में डिफाइन किया है, तो क्लास कस्टमर, उसके बाद नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट, लोकेशन स्ट्रिंग, ठीक है, कहाँ से आया है वो, उसका एड्रेस वगैरह या उसका नाम, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब दो इसमें फंक्शन बना दिए गए, सेंड ऑर्डर और रिसीव ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या करेगा, कस्टमर सेंड कर देगा और रिसीव करेगा ऑर्डर, ठीक है। अब एक कस्टमर मैनी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन लगा दिया है, कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद नंबर, क्या ऑर्डर का डेट हो जाएगा, ऑर्डर का नंबर हो जाएगा। कन्फर्म या क्लोज, ये दो इसमें फंक्शन बना दिए गए। अब इस ऑर्डर को भी इन्होंने दो में डिफाइन कर दिया गया है, थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया है कि स्पेशल ऑर्डर है, नॉर्मल ऑर्डर। तो स्पेशल ऑर्डर नाम की एक क्लास बनी है, नॉर्मल ऑर्डर क्लास बनी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर ही। अब स्पेशल ऑर्डर कुछ होगा किसी रेस्टोरेंट में, कोई सिस्टम वगैरह, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन, डिटेलिंग इसमें कर दी गई है, स्पेशलाइज कर दिया गया है। इसमें भी कंफर्म क्लोज डिस्पैच, कंफर्म क्लोज डिस्पैच रिसीव, इस तरह से करके बना दी गया है। तो अगर ये डायग्राम जैसे थोड़ा बड़ा लग रहा है या इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं क्लास डायग्राम की जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको छोटे फॉर्मेट में बना करके उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई भी रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे इनहेरिटेंस शो हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी शो हो रही है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ सुपर क्लास है, ये इनहेरिटेंस है तो यहाँ सुपर क्लास और सब क्लास दिखा दीजिए। ये जनरलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जनरलाइजेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जनरलाइजेशन और ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। अटेंडेंस आप लोग पोस्ट करते रहिए अपना नाम और रोल नंबर के साथ।
ठीक है, और इसमें देखते हैं क्या है। यूजेस ऑफ क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट द स्टैटिक ऑफ सिस्टम। ये ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ये भी इसका एक मेन पार्ट है। ये दो इसके पॉइंट हो जाते हैं। स्टैटिक व्यू रिप्रेजेंट करता है और कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम के लिए बेस प्रोवाइड कराता है। इट हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट एन एग्जीक्यूटेबल कोड टू परफॉर्म फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंजीनियरिंग फॉर एनी सिस्टम, और वी कैन से इट इज मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। कोई भी जो डेवलपर है वो इस डायग्राम को देख करके अपना कोड लिख सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द मैपिंग विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। मतलब कि ये डायग्राम वही रहेगा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लैंग्वेज के लिए नहीं बदलेगा। यूएमएल डायग्राम वही रहेगा। जैसे अगर आप ये कहेंगे एल्गो, है ना, कि अगर हम कोई कहें कि नंबर प्रिंट कराने की अगर एल्गो है तो एल्गो तो वही रहेगी, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कोड करते हैं तो लैंग्वेज वाइज उसका कोड चेंज हो जाता है, बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो वही रहेगी। इसी तरह इसमें भी होता है कि जो हम यूएमएल डायग्राम बनाएंगे वो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए सेम रहेगा, बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोड बदल जाएगा। बाकी विजिबिलिटी के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे जो भी डेवलपर होगा या माइनस साइन देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इस चीज़ को हमें प्राइवेट में शो करना है। प्लस साइन देखेगा तो उसको समझ जाएगा कि ये पब्लिक में इसको शो करना है, पब्लिक में इसको डील करना है। पब्लिक इसको विजिबिलिटी इसकी पब्लिक सेट करनी है ताकि ये आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सके। इस तरीके से लैंग्वेज वाइज बस इसका कोड चेंज होता रहेगा, बाकी यूएमएल डायग्राम हर लैंग्वेज के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए सेम ही रहता है। Class diagram can be used for following purpose: static system, collaboration among every instance in the static view, to describe the functionalities performed by the system, to construct the software application using object-oriented languages। ठीक है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको हम यूएमएल के डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। जैसे जब आप कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसका सबसे पहले एल्गो लिखते हैं। कोई अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका आप पहले एल्गो लिखते हैं। एल्गो उसको फिर ड्राई रन कराते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं, कि प्रॉपर हमें आउटपुट वैसा मिलेगा कि नहीं। जैसे जो पैटर्न्स वाले होते हैं न्यूमेरिकल्स, जो पैटर्न्स वाले प्रोग्राम होते हैं, स्टार बनाना, ABCD 1 2 3 4 प्रिंट कराना, उसको पहले हम लोग रफ में लगाते हैं कि मतलब रफ में उसको कोड करके देखते हैं कि जो हमने कोड लिखा है, जिस तरीके से लूप और वेरिएबल सेट किए हैं, उसी तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब हम मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं फिर हम उसको कोड करते हैं। कोड करने के बाद देखते हैं कि अगर ज़रूरी है कि जैसा हमने कोड किया है, एल्गो लिखी है, क्या वैसा हमें आउटपुट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता है तो हम दोनों में चेंज कर सकते हैं, अपने कोड में भी चेंज कर सकते हैं और अपने एल्गो में भी चेंज कर सकते हैं जो हमने रफ में यूज़ किया, रफ में बनाया होता है इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तभी उसमें लिखा हुआ है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, मॉडल को लेकर के, यूएमएल डायग्राम को लेकर के कोड करना, और अगर कोड प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है तो फिर से दोनों में चेंजेस कर देना, वापस हम यूएमएल डायग्राम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो देख लीजिए, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो कुछ बताइएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। एक ये लिंक है। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया ना कि कौन कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसने ऑप्ट किया था। कोई ऐसा है जिसको अभी भी ये क्लियर ना हो? क्या कोई ऐसा है जिसको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑप्ट किया है कि नहीं किया है? ठीक है, मतलब सभी के लिए क्लियर है।
जो लोग अपनी अटेंडेंस पोस्ट कर चुके हैं और उन्हें कुछ पूछना वगैरह नहीं है तो लीव कर सकते हैं क्लास।